बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सीमा किरण और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ हुंज़ा। तालीम के मौजू पर बात करने के लिए एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। हदीस मुबारक है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तालीम की दीनी और दुनियावी अहमियत जो है वो अनडिनाएबल है, लेकिन क्या हुंज़ा जैसे इलाके में जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, क्या तालीमी निज़ाम दुरुस्त है जिससे ये वाज़ेह हो सके कि हमारा मुस्तकबिल कितना रोशन है? तालीम के इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं जो कि 34 सालों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ नाम निहाद यूनिवर्सिटीज़ से मुंसलिक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मकसूद साहब। सबसे पहले सर हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सर हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है क्या वो हमारी नस्लों को 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू पे डिस्कशन के लिए मुझे यहाँ पे बुला लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम हुंज़ा के एजुकेशन सिस्टम पे अगर बात कर ले तो यकीनन आज से अगर 15 साल पहले अगर हम इसका एनालिसिस कर ले तो यकीनन हुंज़ा एक ब्रांड है और हुंज़ा ब्रांड सिर्फ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, हुंज़ा के मेहमान नवाजी इसके अंदर शामिल है और सबसे बढ़ के हुंज़ा जो है उसकी एजुकेशन सिस्टम एक प्रोमिनेंट वो इसलिए कि हुंज़ा की एजुकेशन निज़ाम जो है गिलगित बल्तिस्तान में इसको एज ए मॉडल के तौर पे जो है ना इसको देखा जाता था और इससे सबक ली जाती थी। लेकिन अगर हम 21वीं सदी की बात कर ले तो यकीनन मुझे बहुत ही अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शायद हम काफ़ी पीछे चले गए हैं। आज से अगर 15 साल पहले या फिर 10 साल पहले अगर हम कंपैरिजन करते हैं आज शायद मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद हम इससे काफ़ी पीछे। तो एजुकेशन सिस्टम में आपको लगता है कि किस वजह से ये सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है? सीमा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शायद अब ऐसा कोई रिसर्च हुआ नहीं है कि हमारे रिसर्च बेस्ड हमारे पास कोई फाइंडिंग हो। आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं सर? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो लेकिन जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस हैं तो 2-3 चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लग रहा है। एक तो है जो एक कमर्शलाइज हमारे पूरा हुंज़ा जो है कोई काफ़ी सालों से कमर्शलाइज की तरफ हम कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जो माहौल है वो एक ना इस पे पैसों की बात हो रही है और पैसों के कंपटीशन है, जिसकी वजह से एजुकेशन जो है वो बहुत पीछे रह गया है। एक और जो चीज़ जो मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ बात है वो है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मिस यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, खासकर मोबाइल। अब एक फैमिली में अगर 5-6 अफराद बैठे हैं तो डेफिनेटली देखिए वो 5-6 अफराद जो है हर एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉमन कोई डिस्कशन नहीं है कि वो किसी टॉपिक पे डिस्कस कर लें, अपने किसी एजुकेशन पे बात कर सके। इवन पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से शायद ही पूछ ले कि आज कौन से टीचर्स आपके क्लास में आए थे, आपको क्या पढ़ा लिया, कौन से असाइनमेंट आपको दिया गया है, आपने कंप्लीट किया नहीं किया। तो घर के अंदर जो डिस्कशन होना चाहिए तालीमी, शायद उससे हम बहुत ही वो शायद नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से न सिर्फ एजुकेशन इस वक्त मुतासर हैं, आप देखें इस वक्त सोशल इश्यूज इस वक्त बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। उसमें जो एक और फैक्टर है इसमें देखिए खुदकशी, और मेरे ख्याल है ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि रिसर्च बेस्ड जो है हमारे पास फाइंडिंग हो तो यकीनन हम उसको ओवरकम करने की भी कोशिश कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक
بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے ادارے اس پہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. سر آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انفارمیشن کا سب سے ریلائبل آج کل جو ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ایون اسکول اور کالجز میں بھی ٹیچرز جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے اسائنمنٹس دیتے ہیں جس میں ہمیں انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ بالکل 100% ایگری کر رہا ہوں. اس وقت جو ہمارے بورڈ جو انہوں نے ڈیسیجن لے لیا ہے اور وہ ہے اس سلو بیسڈ لرننگ پہ یا پھر ایگزام سسٹم پہ وہ جا رہے ہیں. اور جب ہم سلو بیسڈ جو ہے وہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً کانسیپچول جو ہے، اور وہاں پہ جو بک ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ٹول کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں. یقیناً جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی ایک نئی جو ہے اس وقت ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، کوئی بھی نئی چیز آ جائے اس کے ساتھ خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اب میں ایک سوال میری طرف سے ہوگا کہ کیا ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کے اس دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں 100% کی بات نہیں کرتا کہ 100% مس یوز ہو رہا ہے، لیکن مس یوز ہو رہا ہے، اور جس کے بہت سارے ہم اس کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں جس میں پیرنٹس اور ان کے جو بچوں کے درمیان ایک گیپ ہے وہ بھی آ رہا ہے، ایجوکیشن بھی سفر ہو رہا ہے. اور یقیناً اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس جو ہے وہ یقیناً کوئی پلیٹ فارم تو ہو. اگین میں اس کو انفارچونیٹ کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ہم اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کر سکیں، اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. صحیح. اچھا سر، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ایک ٹیچر کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اگر ہم نیشنل کریکولم کو دیکھیں یا پھر 18th امینڈمنٹ جب ہو گیا اور اس کی بیس پہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ منسٹری آف ایجوکیشن نے جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے، جو کہ نیشنل کریکولم فریم ورک ہے. اور اس کے اندر ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کتنے ایجوکیشن سسٹم کے ذمہ داران جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو اپنے سسٹم میں. میری جو نزدیک ہے ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے، اور اس کے اندر ڈاکومنٹ میں دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ٹیچرز کی ٹریننگ جو فرسٹ ٹیچرز اگر ٹرینڈ ہیں تو وہ اپنے کلاس روم کو ایک لرننگ انوائرمنٹ میں وہ کنورٹ کر سکتے ہیں، ورنہ وہی ٹریڈیشنل لیکچر بیسڈ تو جس سے ہمارے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کلاس روم جو ہے وہ اتنا کوئی اس کا انٹرسٹ بہت کم ہے وہاں پہ. تو ٹیچرز کا رول بہت زیادہ ہے. اس لیے ہز ہائنس کا بھی فرمان ہے کہ ٹیچرز آر مائی لیڈرز. تو دیکھیں ایک بہت بڑا رول جو ہے ڈیفائن ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کو اپنا رول خود ہی ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہنزا میں ٹیچرز بہت کمیٹڈ ہیں. ایون میں گورنمنٹ سیکٹر کو اگر میں دیکھ لوں وہاں پہ بھی بہت بڑی تبدیلی، جب ہم گورنمنٹ سیکٹر کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ میں چونکہ وہ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ اور ساتھ میں ٹریننگ ان کا ایک اہم کمپوننٹ ہے جس کی بیس پہ تبدیلی آ رہی ہے وہاں پہ، سلو لیکن تبدیلی ضرور آ رہی ہے وہاں پہ. صحیح. اس کے بارے میں اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں ایجوکیشن میں گورنمنٹ کا کتنا کردار ہونا چاہیے، مطلب وہ کس طرح ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ جو ہے اپنے انٹرسٹ کو جو ہے مزید اس کو بڑھائیں اور ایفیشینسی دکھائیں. اگین گورنمنٹ کے اندر جس طرح سے ٹیچرز کی کوالیفیکیشن ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ میں نے ایکنالج تو کر دیا، لیکن گورنمنٹ کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے شاید وہ نہیں ہے. میرے لیے بینگ ایجوکیشنسٹ کسی ادارے پہ کرٹیسائز کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو جواب تو مجھے دینا پڑے گا. اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر ہم دیکھ لیں تو اکاؤنٹیبلٹی کو ہم کس سینس میں لے لیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس لے لیتا ہے تو اس کو
कितना, क्या वो लेसन प्लानिंग के साथ क्लास के अंदर जाता है, क्या वो क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच है या नहीं है। क्योंकि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं, टीचर सेंटर्ड टीचिंग और स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। तो ये अनफॉर्चुनेट तो ना कहूँगा, लेकिन मैंने नहीं कहा स्लो, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है उसका अमल बहुत स्लो है। तो मेरे ख्याल है एजुकेशन में जो गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की तरफ वो जाना पड़ेगा, और अकाउंटेबिलिटी अप्रेजल सिस्टम, जब वो अप्रेजल सिस्टम पे वो काम कर लेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो शायद बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर लेंगे। अब अप्रेजल की बात आती है, अप्रेजल में हम क्या चीज़ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अप्रेजल में जो स्टूडेंट्स की रिजल्ट है वो बहुत काउंट करता है, क्यों जितने भी टीचर्स हैं मेरे साथ इंक्लूडिंग मी, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अच्छे ग्रेड में पास हो। अगर वहाँ पे ग्रेड को हम ना देख लें तो वो यकीनन जो अप्रेजल के जो कंपोनेंट है वो मिस हो जाएगा। मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है या जो मेरी अपनी एक वो है टीचर्स जो स्टूडेंट्स की रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहाँ पे टीचर और जो ऑब्जर्वर हैं तो वो हर एक चीज़ पे डिस्कस कर लें, वो फीडबैक दे दें। और उसके बाद टीचर्स की जो है वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा जो चीज़ इम्पोर्टेंट जो अप्रेजल को कंपोनेंट है वो है स्टूडेंट्स के रिफ्लेक्शन। एक स्टूडेंट अपनी टीचर पे जो है किस तरह से रिफ्लेक्शन देता है। तो ये चार चीज़ जब हम अपने अप्रेजल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा बना लेंगे तो आप देख लें बहुत जल्द जो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है पर्टिकुलरली इन हुंजा वो उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, ये तो आप गवर्नमेंट से की बात करें कि गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स तो इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, एप्लीकेबल है इजीली। प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे लैकिंग एरिया है। फ्रेश टीचर्स जो है वो इन होते हैं, इन होने के बाद वो टीचिंग स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। आज से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यहाँ पे हार्ट पे एक बहुत ही एक ज़बरदस्त हुंजा के जो प्राइवेट स्कूल्स मिलके उनके ऑनर्स मिलके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था और उसका था हार्प के नाम से। तो उसमें ये होता था कि वो टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यूअस उनको ट्रेनिंग जो है उसमें इंगेज करते थे। उसमें इवन VSOs को उन्होंने इंगेज किए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तब्दीली। और जैसे ही वो हार्प जो है वो क्लोज हो गया उसके बाद से यकीनन प्राइवेट स्कूल्स में ये एक बहुत लेकिंग एरिया है, बहुत मिसिंग एरिया है। और यकीनन मैं पर्सनली मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि हम उसको रिवाइव कर लें, हार्प को दोबारा रिवाइव कर लें। और यकीनन उसके लिए हमें काम करना होगा, हमें प्रिंसिपल्स के साथ में हम मिलने की ज़रूरत है, उनके ऑनर्स के साथ मिलने की ज़रूरत है। हम उसको रिवाइव कर दें। रिवाइव करने के बाद यकीनन हम बेहतर तरीके से ना सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग, असेसमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचर्स की टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पे एक कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट हम अपने स्कूल्स एंड कॉलेज के अंदर हम बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी नीड है, जितना जल्दी कोई भी काम कर लें और यकीनन उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये मेरे नज़दीक भी एक अहम मसला है जो ख़ासकर प्राइवेट स्कूल्स में जो होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एज अ टीचर उनको रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और जो कि फ्रेशर्स होते हैं उनको टीचिंग का कोई अंदाज़ा नहीं होता, तो इसलिए हर्ब को रिवाइव करना ज़रूरी है। लेकिन बताएं कि इसमें क्या हर्डल्स हैं, इसको रिवाइव करने में क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ये है कि चूँकि उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और वो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं कोविड की वजह से, तो चूँकि जब वो उसके हम काम कर लेंगे तो फाइनेंशियल जो है नीड है वहाँ पे, तो डेफिनेटली हर एक जो स्कूल के ऑनर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट।
سیکنڈ وہاں پر ہیومن ریسورس ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ایک سسٹم ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا جو کہ ماسٹر ٹرینرز کہیں، ٹیچر ایجوکیٹر کہیں، یا اس کو کوئی اور نام دے دے، اس نام سے جو ہے وہ نہ صرف ٹریننگ دے دیں، بھائی اسکول ٹو کالج جو ہے وہ کنٹینیوس جائیں، کنٹینیوس فالو اپ ہو اور کنٹینیوس فیڈ بیک ملیں اور اسٹوڈنٹس کی کنٹینیوس اسسمنٹ ہو، اور اس میں بھی یقیناً یونیفارمٹی کی جب بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے. اور یہ جو سینٹر جو بنے گی ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس کو بننا چاہیے، بننے کے بعد جتنے ہمارے پرائیویٹ اسکولس ہیں ان میں یونیفارمٹی بھی آ جائے گی انشاءاللہ.